तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कृषि स्मार्ट एकेडमी पर यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुबह हम लोगों ने देखा था, इसमें चैप्टर नंबर 6 तक हिंदी का कर रहे थे चैप्टर वाइज। इसमें चैप्टर नंबर 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन, और इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जी हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कृषि स्मार्ट एकेडमी ये 12th के लिए है। यहाँ पर आपका एकेडमी होगा, स्टडी जो है 10th के लिए 12th के लिए है। इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज बिहार बोर्ड 2026 के लिए। ये क्लास आपका सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, वो भी 2026 के एग्जाम की दृष्टि से, वो भी क्लास 10th का। चलिए तो हम लोग देरी ना करते हुए चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इसमें वेलकम है, आपका स्वागत है। चलिए चैप्टर नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं जल्दी। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था बहादुर के बारे में। चैप्टर 7 यह है आपका चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो कब से कब तक प्रगतिशील महामंत्री रहे, तो आपके 1949 से लेकर 1953 तक रहे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पंक्ति दिया गया है, ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, तो परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से लिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है। तो लोकप्रिय साहित्यकार कौन है, तो ये आपके जो है आपके तोल्स्टॉय हैं, तोल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है, किसको कहा जा सकता है, तो ये आपका पूंजीवाद सभ्यता को कहा जा सकता है प्रगतिशील, आर्थिक प्रगतिशील समवर्ती सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है तो किससे है, तो आपका द्वंद्वात्मक से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, वह विचारधारा जो चेतना का भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं। चेतना के भाव को मूल पदार्थ मानती है, चेतना के भाव को मूल पदार्थ मानती है, उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग भौतिकवाद मानते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे, तो आपके एथेंस की सभ्यता से प्रभावित थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन एक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सेली और क्वेश्चन नंबर 8 है, सेली और बायरन कहाँ के रहने वाले थे। तो सेली और बायरन कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आपके यूनान के रहने वाले थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जारशाही डैश में थी। जारशाही डैश में थी, जारशाही कहाँ की थी। जारशाही ये आपके सोवियत रूस में थी, सोवियत रूस में थी जारशाही। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रूसी की क्रांति कब हुई थी। रूसी की क्रांति कब हुई थी, ये आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो रूसी क्रांति आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और अगला है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। व्यास जी और वाल्मीकि जी का रचना कौन कौन सी है, तो क्रमशः में पूछा है। तो पहले व्यास जी की कौन सी है और वाल्मीकि जी की कौन सी है। तो व्यास जी की आपका
गीता है और वाल्मीकि जी का आपका रामायण है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो आपका रामविलास शर्मा जी का है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो किससे होता है प्रगतिशील आलोचना का विकास? तो आपका साहित्य में परंपरा के अज्ञान से होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो आपका क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो ये आपका क्या होता है? तो स्वाधीन होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंथेस किस महादेश में है? एंथेस किस महादेश में है? तो आपका यूरोप महादेश में है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बायरन बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो बायरन आपके किस भाषा के कवि हैं? तो बायरन आपके अंग्रेजी भाषा के कवि हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निराला के साहित्य साधन निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला के साहित्य साधना किसकी कृति है? तो ये आपका रामविलास शर्मा जी के है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा के मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा के मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो ये परंपरा के मूल्यांकन पुस्तक के से संकलित है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों की नकल कर लिखा साहित्य कैसा होता है? तो कैसा होता है आपका? तो आपका अधम होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रफाल लियोनार्दो दा विंची और एलोंजो किसकी देन है? ये जो है ये किसकी देन है? राफाल लियोनार्दो दा विंची और एजोलो किसकी देन है? तो आपका इटली की देन है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला है, शेक्सपियर कौन थे? शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर एक नाटककार थे, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, निराला के साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? खंडों में कितने खंडों में रचित की गई है? तो आपके 3 खंडों में रचित की गई है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही होगा। अगला है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म आपका उच्च गांव सानी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला आगे, प्रेमचंद्र और इनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो आपका रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस कृति के लिए कौन से रचना किए थे कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य पुरस्कार मिला था? तो कौन थी वह रचना? तो ये निराला और साहित्य साधना थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि आपके वर्जिल है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, वर्जिल। अगला क्वेश्चन है, 4 सप्तक में कितने कवियों के कविता संग्रहित है? 4 सप्तक में कितने कवियों की कविता संग्रहित है? तो 4 सप्तक में आपके 7 कवियों की कविताएं संग्रहित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन है, अगे जी ने
तार सप्तक कब संपादित किया था? तो तार सप्तक कब संपादित किए थे? त्यागी जी ने तार सप्तक कब संपादित किए थे? तो ये आपका 1943 में किए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान रूप में दी थी? दान स्वरूप में दिया। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप में दिया था? तो ये भारत सरकार को दान स्वरूप में दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आदिम का शाब्दिक अर्थ है। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आदिम का शाब्दिक अर्थ आपका अति प्राचीन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अति प्राचीन, सॉरी, अति प्राचीन, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो ये आपकी किसकी रचना है? तो आपका रामविलास शर्मा जी की है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो रामविलास शर्मा जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, यानी कि 2000 ईस्वी में जन्म हुआ था, सॉरी मृत्यु हुई थी और दिल्ली में मृत्यु हुई थी इनकी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है? तो किस अवस्था में संपूर्ण ज्ञान परंपरा का संभव है? तो समाजवादी अवस्था में, समाजवादी अवस्था में जरूरी होता है। सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो परंपरा का ज्ञान आपका जो लकीरों के फकीर न होकर, सॉरी, जो लकीरों के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, इसके लिए आपका होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया हुआ है, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में संभव है? तो भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में संभव है? तो ये आपका समाजवादी अवस्था में संभव है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, अगला है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की डैश भूमिका है? समाज के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्य की डैश भूमिका है? तो भूमिका क्या है? भूमिका आपका निर्णायक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 2000 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 88 ईयर्स जिए थे, 88 साल जिंदा रहे थे इस पृथ्वी पर, उसके बाद स्वर्गवास। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? तो इनके गांव का नाम उच्च गांव सानी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, उच्च गांव सानी। अगला क्वेश्चन है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो आपका परंपरा का मूल्यांकन का है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 42, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य के कौन विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है वो पाठ की कौन से विद्या है? तो ये आपका एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए, चैप्टर नंबर 7 को हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब चैप्टर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चैप्टर नंबर 8 में आपका क्या दिया हुआ है? चैप्टर नंबर 8 में है आपका चलिए तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीत जीत मैं निरखत हूँ है यह एक क्या है? तो एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ। बिरजू महाराज के जन्मों का सॉरी बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज के बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसी में बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? तो बिरजू महाराज को क्या पहनने का सबसे ज्यादा शौक था? तो उनको टोपी पहनने का शौक था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदुस्तान डांस अकेडमी में थी। हिंदुस्तान डांस अकेडमी में थी तो हिंदुस्तान डांस अकेडमी में क्या थी? तो आपका कपिला जी और लीला कृपाली भी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही होगा, कृपलानी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? बिरजू महाराज कितने साल के थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर का सही होगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? तो आखिरी प्रोग्राम अपने पिता के साथ कहाँ किए थे? तो आपके मैनपुरी में किए थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है सागिर्द का अर्थ है, सागिर्द का अर्थ क्या है? सागिर्द का अर्थ आपका शिष्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज है तो पंडित बिरजू महाराज क्या है? तो पंडित बिरजू महाराज आपके एक लेखक है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लेखक बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो ये किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी ने लिया है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला है पंडित बिरजू महाराज किस लड़के का डांस पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो किस लड़के को डांस सिखाते थे वो? तो वो आपका सीताराम बंगला को सिखाते थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो ये आपके दुर्गा जो थी पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन उनकी माँ थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र क्या थी? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था तो वो कितने वर्ष के थे पंडित बिरजू महाराज? तो आपके हुए 27 साल के थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो आपके चाचा थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? कब प्राप्त हुआ था या कब मिला था? तो उनको 1965 में मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है नटरंग पत्रिका का संबंध है नटरंग पत्रिका का संबंध है तो ये नटरंग पत्रिका का संबंध किससे है? तो रंग कर्म से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो ये नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है किस शैली के नर्तक है? तो आपके कथक शैली के नर्तक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है आपका बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? इनका लखनऊ में जन्म हुआ था तो लखनऊ घराने से थे। ऑप्शन ए आपका सही होगा।
अगला है पंडित बिरजू महाराज का जन्म स्थान, जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1938 को हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के पिता कौन थे? बिरजू महाराज के पिता कौन थे? तो बिरजू महाराज के पिता जो थे तो आपके प्रसिद्ध नृतक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो माता जी से हुई थी। पहले देखा है हम लोगों ने, रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लखनऊ में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो लखनऊ में उनकी मुलाकात किससे हुई थी? तो लखनऊ में उनकी मुलाकात कपिला जी से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो ये 9 वर्ष की उम्र में पारंगत हो गए थे, यानी कि माहिर हो गए थे उस। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी। तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो आपका रसीम जो थी पहली शिष्या थी बिरजू महाराज की। अगला है मस्का का शाब्दिक अर्थ है। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मस्का का शाब्दिक अर्थ है आपका मक्खन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की है? तो चमक और गति किसने प्रदान की है नृत्य कला को? तो किसने की है? तो आपका बिरजू महाराज ने की है। ऑप्शन ए बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? किस पीढ़ी के ये कलाकार थे? तो ये आपके 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, नेपाल में इनके रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो इनका नाम जो था झुमक लाल था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? संगीत भारती में जोड़ने का किसका योगदान था? तो इनके कपिला जी का इनका योगदान था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू राज महाराज था। एक बार क्वेश्चन पूछा था पहले। आपका अगला क्वेश्चन है शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? यहाँ पर भी दिया हुआ है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो वो चाचा थे। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। बिरजू महाराज के ठुमरिया बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? तो ठुमरिया आपके इसके अम्मा जी से सीखी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अम्मा से सीखी थी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं की थी, यानी कि 10वीं और 13वीं की थी। तो कितने प्रोग्राम करके? तो ये आपके 2 प्रोग्राम करके 13वीं और 10वीं की थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का संबंध है तो बिरजू महाराज आपके एक नृतक थे, तो ऑप्शन नंबर कथक नृतक होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज खुद को किसका सादृश्य मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका सादृश्य मानते थे? कि आपका खुद को पिता का सादृश्य मानते थे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। अगला है बिरजू महाराज को तमिल किससे मिली?
बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो तालीम आपको बाबूजी से मिली थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जिसके पंडित बिरजू महाराज जी हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए थे? जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम को लेकर दंगे हो रहे थे तो डर के मारे बिरजू महाराज को उनके माता जी ने कहाँ लेकर गई थी? तो उनको लखनऊ लेकर गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला चैप्टर है आपका अभिमन्यु। इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो हैं अभिमन्यु के, तो ये अशोक वाजपेयी जी हैं। अशोक वाजपेयी, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अशोक वाजपेयी। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अभिमन्यु है तो अभिमन्यु आपका क्या है? तो एक ललित रचना है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है आपका, अभिमन्यु में था तो अभिमन्यु में क्या था? तो अभिमन्यु में आपका पोप की रानी थी, पोप की राजधानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कार्थूसियन यानी कि ईसाई संप्रदाय विश्वास करता था। तो ईसाई संप्रदाय किसमें विश्वास करता था? तो ये आपका मौन में विश्वास करता था। ऑप्शन डी आपका सही होगा। एक मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, जीर्णोद्वार का अर्थ है। जीर्णोद्वार का अर्थ जो क्या है? तो जीर्णोद्वार का अर्थ जो है आपका पुराने से नया करना, जीर्णोद्वार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, थोड़ी सी जगह किसकी रचना है? थोड़ी सी जगह यह किसकी रचना है? तो थोड़ी सी जो जगह है वो अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतीक्षा करता है पत्थर किसकी रचना है? तो ये आपकी वाजपेयी जी का ही है रचना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? तो हर वर्ष ये कहाँ होता है? तो हर वर्ष आपका ये अभिमन्यु में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु फ्रांस का एक प्रमुख केंद्र है। तो फ्रांस का एक कैसा प्रमुख डैश केंद्र है? तो अभिमन्यु फ्रांस का एक प्रमुख कैसा केंद्र है? तो आपका एक कला का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु कहाँ स्थित है? तो अभिमन्यु कहाँ स्थित है? तो अभिमन्यु जो है आपका दक्षिण फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी आपका दक्षिण फ्रांस में स्थित है, यानी कि है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिमन्यु के रचनाकार हैं। तो अभिमन्यु के रचनाकार हैं जो अशोक वाजपेयी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विल नो अभिमन्यु का अर्थ है। तो विल नो अभिमन्यु का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है आपका अभिमन्यु का नया गांव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ला सतरुज क्या है? ला सतरुज क्या है? तो ला सतरुज आपका ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आद्र वृत्तांत क्या है? आद्र वृत्ता क्या है? तो आद्र वृत्ता जो है आपका एक कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नदी के किनारे भी नदी है। ये गद्य खंड किसकी कृति की है? तो आपके अशोक वाजपेयी जी की कृति की है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
16 में है आपका, देखिएगा, शहर अब अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? तो ये भी आपका अशोक वाजपेयी जी का है। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? तो कुमार गंधर्व आपका शास्त्रीय के गायक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुज के कितने दिनों तक रहे हैं? लाल शत्रुज के घर पर, लाल शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे अशोक वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी जो थे वो कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे, 90 डेज। अगला क्वेश्चन है, अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो ये आपका एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि यात्रा पर जब जा रहे थे तब इन्होंने एक डायरी में या कॉपी में लिख रहे थे कलम से, यात्रा वृत्तांत है। अगला क्वेश्चन है, पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो पिकासो आपका चित्रकार थे, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म आपका 16 जनवरी 1941 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म आपका दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी ने 14 अक्टूबर से 10 नवंबर 1944 तक, सॉरी 1994 तक कुल कितने रचनाएं की है? 10 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, यानी कि अक्टूबर नवंबर, कुल कितनी रचनाएं की है? यहाँ पर डेट मेंशन नहीं किया गया है, तो ये 24 अक्टूबर कितने साल से लेकर 10 नवंबर तक किए थे, 1994 तक। तो इसको हम लोग अभी पेंडिंग में रखते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पिन कर दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ल मादा मोजेल द अभिनव किसकी कृति है? तो आपकी किसकी कृति है? तो पिकासो की है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा है? लाल शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा था? तो कब से कब तक? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक हो रही थी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी? यहाँ पर सही पूछा है, 19 दिनों में जब ये आपके अपने दोस्त के और लाल शत्रुज के घर पर रुके थे, तो वहां पर 19 दिन रुके थे, तो क्या क्या वहां रचनाएं की थी? कितनी रचनाएं की थी? गद्य की रचना की थी, तो कितने गद्य की रचना की थी? तो ये 27 गद्यों की रचना की थी, 19 दिन में 27 गद्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ है? सॉरी, कला केंद्र रहा है, तो कौन है? तो ये आपका अभिनव जो है प्रमुख केंद्र रहा है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन रहा है, तो किसके लिए रहा है? तो ये आपका किसके लिए रहा है? तो ईसाई मठ के लिए रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो क्या है आपका? द मादा मोजेल द अभिनव है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति है, तो अशोक वाजपेयी की रचनात्मक कृति कौन सी है? तो नदी के किनारे नदी है, ये भी है, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ये दोनों मैंने पहले ही देखा था, आप लोगों ने पहले देखा था, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, दोनों होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? तो इनमें से किसका संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया है? तो आपका पहचान का संपादन अशोक वाजपेयी जी ने किया है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है,
अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था, तो पिता का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो प्रेमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, तो फ्रेंच सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रांस दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो अभिनयो किस नदी पर स्थित है? तो आपके रोन नदी पर स्थित है, जो कि फ्रांस में अवस्थित है ये नदी। विलनौ क्या है? तो विलनौ क्या है? तो विलनौ एक आपका एक छोटा सा गांव है। विलनौ एक छोटा सा गांव है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक वर्ष अभिनयो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो आपका रंग समारोह आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रोन नदी के किनारे बड़े शहर का नाम है, तो रोन नदी के किनारे बड़े शहर कौन सा है? तो कौन सा आपका बड़ा शहर है? तो आपको अभिनयो जो है बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे? वो कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनयो गए थे? तो ये आपके 10 वर्ष पर यह पहली बार अभिनयो गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा आपका। अगला है, कविता नहीं है, इनमें से कौन सी है जो कविता नहीं है? तो आपका अभिनयो जो है ये आपका कविता नहीं है, ये आपका साक्षात्कार है। ये आपका ललित रचना है एक, ये आपका कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? अब लेखक अभिनयो क्या साथ लेकर गए थे? तो अपने साथ पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, विलनौ और अभिनयो के बीच में कौन नदी है? विलनौ और अभिनयो के बीच कौन सी नदी है? अभिनयो जो है आपका एक शहर है और विलनौ भी एक शहर है। तीन दोनों के बीच कौन सी नदी थी? तीन दोनों के बीच एक रोन नदी थी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अभिनयो क्या है? तो अभिनयो एक आपका ईसाई मठ है, ये हम लोगों ने पहले ही देखा था। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 10 की ओर है, आप पढ़ते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 10 है आपका मछली। इसके जो रचनाकार जो है आपके विनोद कुमार शुक्ल जी। तो चलिए इसको भी फटाफट स्टार्ट करते हैं। नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? नौकर की कमीज नामक उपन्यास किसकी रचना है? तो आपका विनोद कुमार शुक्ल जी की है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली है, तो मछली है ये एक आपका कैसी विद्या है? तो ये आपका एक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी है। मैंने आपको पहले ही बताया था। यहाँ पर विजय मत टिक कीजिएगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली लेकर कौन भागा गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर आपका संतु जो है वो भाग गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अगला है संतु कांप रहा था। संतु कांप रहा था, तो संतु क्यों कांप रहा था? वो ठंड के कारण कांप रहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा। अगला है जो मछली मर जाती है उनकी आंखें में झलकने वाले झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। जो मछली मर जाती है उसमें परछाई नहीं दिखती है, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा जो है कौन कहते हैं कि मछली जब मर जाती है तो उसके आंख में झांकने पर किसी की भी परछाई नहीं बनती है। तो किसने कहा था? तो ऐसा उनके दादी जी ने बताया था। दादी जी ने बताया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है मछली अभी कट जाएगी ऐसी किसने पूछा था? मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा था? तो ऐसा आपका संतु ने पूछा था, मछली अब कट जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? तो ये भी आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का है। अगला है मछली और गोश्त कौन खाता है? मछली और गोश्त कौन खाता है? तो मछली और गोश्त आपके पिताजी खाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल ने किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो ये आपका किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो आपका महाविद्यालय कहानी संग्रह से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 मछलियां खरीदी थी। वही 3 मछलियां को दौड़ कर लेकर जा रहा था संतु, क्योंकि वो मर नहीं जाए। वो क्यों लेकर भाग रहा था? तो वो कुएं में डालने के लिए लेकर भाग रहा था। तो फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो परिवार में जो वो नौकर रहता था उसका क्या नाम था? तो उसका भग्गू नाम था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है नरेन कौन था? नरेन कौन था? तो नरेन आपका दादी का प्रेमी था। दादी का प्रेमी था। अगला क्वेश्चन है मोहरा। मोहरा क्या है? तो मोहरा क्या है? तो ये आपका एक नदी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला है कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो कहानीकार के छोटे बेटे का नाम छोटे भाई का नाम क्या था? तो छोटे भाई का नाम उसका कहानीकार के क्या था? तो जग्गू था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कहानीकार के छोटे भाई का नाम पूछा है, तो छोटे भाई का नाम भग्गू था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसको घर से मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसको घर में मछली गोश्त बनाना अच्छा नहीं लगता था? तो किसको नहीं अच्छा लगता था? तो माँ को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मछली हो या गोश्त हो तो पिताजी घर के बाहर ही बनाते थे। इस चैप्टर में पूरा दिया गया है, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घर में घुसे तो साले के हाथ पैर धोकर बाहर फेंक देंगे, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? तो ये आपका पिताजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कर पढ़ते हैं हम लोग। संतु मछली लेकर क्यों भागा? संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो आपके कुएं में डालने के लिए भागा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगला क्वेश्चन है पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने किसको मारा था? तो दादी को मारा था। पिताजी ने किसको मारा था? तो पिताजी ने दीदी को मारा था। दीदी को मारा था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है भग्गू। भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? भग्गू संतु के पीछे पीछे क्यों भागा? संतु के पीछे पीछे मछली छीलने के लिए भागा था, क्योंकि वो दौड़े दौड़े मछली को कुएं में डालने के लिए लेकर जा रहा था। अगला क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो आपका किस वर्ग का है? किसमें? निम्न मध्यम वर्ग का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है संतु नरेन
संतु नरेन आपस में कौन थे? तो संतु नरेन आपस में कौन थे? तो ये आपके आपस में भाई भाई थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कहानीकार उपन्यासकार के अलावे और क्या थे? विनोद कुमार शुक्ल जो थे कहानीकार और उपन्यास के अलावे और क्या थे? तो ये आपके एक और क्या थे? तो ये आपके राजनेता भी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म आपका 1 जनवरी 1937 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो राजनाथ छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निराला सृजन पीठ में आर्थिक साहित्य के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो आर्थिक सृजन पीठ के निराला सृजन पीठ में आर्थिक अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे थे? तो ये 1994 से लेकर 1996 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। तो विनोद कुमार शुक्ल जी की कहानी संग्रह जो है पेड़ पर कमरा है, हम लोगों ने ये पहले भी देखा था। अगला क्वेश्चन है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया? तो कब सम्मानित किया गया था, यानी कि ये जो सम्मान जो दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को कब सम्मानित किया गया था? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से। तो इनको 1997 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, मरी हुई मछली को आंखों में नजर आ रही थी। मरी हुई मछली के आंखों में नजर आ रही थी, तो क्या नजर आ रही थी? तो परछाई। और किसने कहा था कि परछाई में नहीं दिखती है मछली, मरी हुई मछली में परछाई नहीं दिखती है? तो किसने कही थी? तो दादी जी ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो आपके मकान के नीचे खड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, लगभग जय हिंद शुक्ल की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल की रचना है। लगभग जय हिंद किस की ये जो है कैसी रचना है शुक्ल जी की? तो आपका एक आपका काव्य संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन में दिया है आपका, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? तो आपके किस पद पर थे? तो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? तो माँ जो थी मछली के लिए मसाला पीस रही थी। अगला है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक प्रोफेसर थे? किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो आपके इंदिरा गांधी, हम लोगों ने ये ऊपर ही देखा था, इंदिरा गांधी होगा। अगला क्वेश्चन है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? दीदी के प्रेमी का नाम क्या था? तो दीदी के प्रेमी का नाम नरेंद्र था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संतु अचानक क्या लेकर भाग गया? तो संतु अचानक क्या लेकर भाग गया था? तो मछली को लेकर अचानक भाग गया था। अगला क्वेश्चन है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखन को मछली खाने से किसने मना किया था? तो किसने मना किया था? तो माँ जी ने मना किया था। अगला क्वेश्चन है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, मछली किस प्रकार की कहानी है? तो मछली आपका किस प्रकार की कहानी है? तो ये आपका एक सामाजिक प्रकार की कहानी है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी जिंदा थी मछलियां?
तो उसमें से 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी, जिसमें संतु जो था मरी हुई मछली में परछाई देख रहा था। अगला क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो मछली छीनने की कोशिश मंगू कर रहा था और मछली छीनने के लिए ही वो पीछे पीछे दौड़ रहा था संतु के। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? तो ये आपका मकान के नीचे खड़ा था। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। ये आपका खत्म हो चुका है चैप्टर नंबर 10 मछली। विनोद कुमार शुक्ल इसके रचनाकार थे। अब चलते हैं अगला है चैप्टर आपका, सॉरी ये कहाँ आ गए, नौबत खाने में इबादत। ये आपका अगला चैप्टर है। इसमें भी आपका 45 या 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 40 या 45 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए 2 चैप्टर और बचा है, इसको भी फटाफट खत्म करते हैं। नौबत खाने में इबादत है। तो नौबत खाने में इबादत है तो आपका कैसी विद्या है? तो आपका व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिरजा देवी का संबंध है। तो गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो यार सॉरी दोस्तों सॉरी, गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो गिरजा देवी का संबंध आपका शास्त्रीय गायन से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। बालाजी मंदिर स्थित है। तो बालाजी मंदिर आपका कहाँ स्थित है? तो बालाजी मंदिर जो है आपका काशी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला है, वैदिक सभ्यता में किस वादन का उल्लेख नहीं मिलता है? किस लेख में उल्लेख नहीं मिलता है? वैदिक सभ्यता में किस वादन का उल्लेख नहीं मिलता है? तो ये आपका शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं हम लोग। सुशीर वादों में गिना जाता है। तो सुशीर वादों में गिना जाता है तो किसको गिना जाता है? सुशीर वादों में किसको गिना जाता है? तो शहनाई को वाद्य यंत्रों में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा यह रही है। संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है तो कौन रही है? ये आपका काशी में रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन कितने दिनों तक चला था? कितने दिनों तक गायन वादन चला था? तो आपके 5 दिनों तक गायन वादन चला था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम आपका उस्ताद सुल्लार हुसैन था। उस्ताद सुल्लार हुसैन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपका, बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था? तो इनके मामा का नाम क्या था? तो सादिक हुसैन था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। गौरव की बात यह है कि ये हमारे बिहार के रहने वाले थे। ये भी कहाँ के? तो बनारस के रहने वाले थे। यूपी करें, बिहार के ही रहने वाले थे। डुमराव के रहने वाले थे। पहले ध्यान पर ही नहीं था मेरा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म डुमराव और बिहार में हुआ था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ भी दिया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार और डुमराव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रसूलन बाई क्या थी? तो आपका गायिका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला है, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना आपकी कौन थी? अभिनेत्री थी सुलोचना। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, पक्का महाल क्या है? पक्का महाल क्या है? तो पक्का महाल जो है आपका काशी विश्वनाथ में लगा हुआ झलका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन जो हुआ था तो ये आपका 21 अगस्त 2006 में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला है, कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम आपकी कौन थी? तो कुलसुम आपका
हलवायन थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे, यानी कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो अपने शहनाई बजाने के लिए, बजाने के प्रयास के लिए कहाँ जा रहे थे, प्रैक्टिस कहाँ कर रहे थे? तो वे कहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे? तो बालाजी मंदिर में कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में बालाजी दिया हुआ है, मैं गलत बता रहा था। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बशक था, पैगंबर बशक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है? तो नरकट का जो प्रयोग है किस वाद्य यंत्र के लिए करते हैं हम लोग? तो शहनाई के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नरकट क्या है? तो नरकट आपका पूछेगा आपको क्या है, तो ये आप एक प्रकार का घास है जिससे हम लोग वाद्य यंत्र शहनाई बनाते हैं, शहनाई या बांसुरी बनाते हैं उससे। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से अलंकृत किया है? किस सम्मान से उनको अलंकृत किया है? तो उनको शहनाई रत्न से सम्मानित किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने किस चलिए तो दोस्तों ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, यतीन्द्र मिश्र ने किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन किया था? तो साहित्य पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? तो कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाते थे? तो वे मुहर्रम के दिन शहनाई नहीं बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अगला नंबर क्वेश्चन में दिया है आपका, बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को फिल्म देखने का एक बुखार था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिल्म देखने का एक क्या कहते हैं, शौक था। अगला क्वेश्चन है, यदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? यदा कदा जो है एक किस लेखक का संग्रह है, काव्य संग्रह? तो यतीन्द्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? यानी कि बालाजी मंदिर में जब ये शहनाई बजाते थे तो इनको कितना कितना पैसा मिलता था? उस समय तो पैसा नहीं चलता था, अठन्नी चवन्नी और 1 रुपया ही चलता था। तो कितना रुपया मिलता था? तो इनको मेहनताना में कितना मिलता था? तो मेहनताना में 8 आना मिलता था, यानी कि 50 पैसे मिलते थे। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से? तो राजा पुरस्कार से भी किया गया है, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से भी किया गया है और ऋतुराज सम्मान से भी किया गया है। 3 सम्मान से इसको सम्मानित किया गया है, और भी हो सकता है, आपके बुक में 3 ही दिया है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां के पिता कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिता जो थे वो मंदिर में शहनाई बजाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शहने की उपाधि किसे दी गई? शहने की उपाधि किसे दी गई थी? शहने की उपाधि किसे दी गई थी? तो शहनाई को दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अगला है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही होगा। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था? तो किस मुस्लिम पर्व का
नाम जुड़ा था बिस्मिल्लाह खां के साथ, तो आपका मुहर्रम का जुड़ा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी आपका संस्कृति का एक पाठशाला है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के दर्शकों ने कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे? तो मांग रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के दर्शकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं? कौन सी दुआ है ईश्वर से मांग रहे हैं? तो सच्चे सुर के नेमत की मांग रहे हैं। मां नहीं होगा, यहाँ पर मांग होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन को फटाफट बढ़ते हम लोग। कविता नहीं है, इनमें से कौन सी कविता नहीं है? तो इनमें से कौन सी कविता नहीं है? तो आपका नौबत खाने में इबादत आपका एक कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में आपका दिया है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो कौन है? तो बिस्मिल्लाह खां जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध यहाँ पर है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सुधीर वादों में शाह की उपाधि प्राप्त हुई। सुशीर वादों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? तो शहनाई को प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कमरुद्दीन नाम किसका था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम कमरुद्दीन था, तो यहाँ पर आपका कमरुद्दीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायोडी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ये जो काव्य संग्रह जो दिया गया है, ये किसकी रचना है? क्या ये आपका यतीन्द्र मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनसे नाड़ी यानी रीढ़ होती है, डैश को क्या कहते हैं? जिससे हम लोग फूंक कर बजाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग नय कहते हैं, नय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलाजर की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो ये गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे से किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, काशी में मरण भी माना जाता है। काशी में मरण भी माना जाता है, किसको मरण माना जाता है? तो मंगल को मरण माना जाता है। और इस चैप्टर का और इस क्लास का लास्ट चैप्टर है आपका संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें भी 35-36 प्रश्न है, इसमें ज्यादा नहीं है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है। फटाफट इसको भी खत्म करते हैं हम लोग। आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य आपका कहाँ रहते थे? तो भारत में रहते थे। अगला है, फिनिक्स कौन था? आश्रम था फिनिक्स एक। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौट कर कब आए थे? तो गांधी जी अफ्रीका से 1915 में लौट कर आए थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो सूर्योदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो ये आपके महात्मा गांधी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, घृणा का जीता जा सकता है, घृणा को जीता जा सकता है। तो घृणा को कैसे जीता जा सकता है? तो प्रेम से जीता जा सकता है। अगला, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये किसकी
किसकी पुस्तक है? तो ये आपका महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो ये भी आपका महात्मा गांधी जी की है। हरिजन के संपादक कौन थे? तो हरिजन के संपादक महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है आपका, मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है? तो ये जो विचार जो है ये महात्मा गांधी जी का विचार है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? तो ये आपका भिन्न भिन्न संस्कृति के सामंजस्य की है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। किसमें सहायक होती है शिक्षा? तो ये आपका किसमें सहायक होती है? तो शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा का कवि है? तो शेक्सपियर आपके किस भाषा कवि है? तो अंग्रेजी भाषा कवि है। हम लोगों ने सुबह इसके बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न में आपका दिया हुआ है, गांधी जी टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो ये रूस के साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो गांधी जी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो गांधी जी शिक्षा के उद्देश्य किसे मानते थे? तो ये आपको चरित्र निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है आपका, टॉलस्टॉय कौन थे? तो टॉलस्टॉय आपके एक रूसी लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इनमें से महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति के लेखक है। अगला है, इनका जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? तो ये तो किसी को भी भूलना नहीं चाहिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म ये कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही होगा, गुजरात। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यंग इंडिया क्या है? तो यह यंग इंडिया एक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो शेक्सपियर को कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने में भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरस की कोशिश की थी? कैसी को? तो अहिंसक प्रतिरोध को देने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? ये वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे गांधी जी? तो आपके लंदन गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब से कब तक रहे थे? तो ये आपके 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला है, गांधी के 2 हथियार थे। तो गांधी के 2 हथियार कौन थे? तो हिंसा और कौन थे आपके? तो हिंसा और सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए तो हस्तकला होना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ, ये कहाँ आ गए? हाँ यहाँ पर है।
उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये आपका श्रेष्ठ उदात्त का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु आपका 30 जनवरी 1948 को हुई थी। ये सबको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था? तो गांधी जी का क्या अभिप्राय था कि हृदय की शिक्षा की अपेक्षा थी महात्मा गांधी जी की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि देश की संस्कृति की हवा उनके पास घर के पास बहती रहे? कौन कहना चाहते थे ऐसे? तो ये आपके गांधी जी कहना चाहते थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। चलिए तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये पंक्ति जो है वह शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसने जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस को अहिंसा रूप के? महात्मा गांधी जी को। देखो हम लोगों ने पहले ही देखा था, 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। और आज का लास्ट चैप्टर और लास्ट प्रश्न में है आपका दिया, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो किस तारीख को गांधी जी की जयंती मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को। ये था आपका लास्ट प्रश्न। यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। क्लास 10 का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, वो भी गद्य खंड का। और काव्य खंड के लिए शाम को क्लास लाएंगे, शायद 10 बजे या शायद 11-12 बजे के बीच लाएंगे। 10 या 12 के बीच में ही लाएंगे रात में। उसके लिए रेडी रहिएगा, या फिर कल हम लोग सुबह 11 बजे से हम लोग कराएंगे इसका। फिर उसके बाद हम लोग कराएंगे SST का, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका क्लास समाप्त होता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।